नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी और वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं, ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। अगली कहानी के अंत में हम आपका नाम जरूर लेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। इस शहर में आए आज पहला दिन ही था। मैं अपने फ्लैट को व्यवस्थित कर रहा था। इसी दौरान बालकनी की तरफ गया जो घर के पीछे की तरफ पड़ता था। मेरे फ्लैट के पीछे का इलाका काफी मनहूस सा था। मेरी नजर पड़ते ही मुझे बहुत बुरा लगा। ना ही पीछे कोई घर, ना दुकान, ना पार्क। बस ऐसा लग रहा था जैसे कोई आता ही नहीं यहाँ। जंगली पेड़ पौधों से भरी एक सुनसान सी जगह जिसे देखकर ही मन में मनहूसियत समा जाती है। खैर, उस वक्त तो मैंने उस जगह पर दोबारा नहीं आऊंगा ये सोचकर बालकनी की सफाई तक नहीं की और अपने दूसरे कामों पर लग गया। शाम तक मुझे थोड़ी फुर्सत मिली तो मैं चाय लेकर बैठ गया। इसी बीच धीरे धीरे शाम गहराने लगी और अंधेरा बढ़ने लगा। पूरे घर में लाइट जलाने के वक्त मैं फिर एक बार बालकनी तक गया तो चौंक गया। अंधेरे में भी इस बार मनहूसियत थोड़ी कम लग रही थी। मैंने देखा बालकनी के छज्जे के नीचे कोई था, शायद कोई औरत जो सिसक सिसक कर रो रही थी। हल्की रोशनी भी दिख रही थी। नया नया होने की वजह से मैं इस घटना से काफी डर गया और झट से बालकनी को बंद कर अपने कमरे में आ गया। धीरे धीरे रात गहराई और मैं सो गया क्योंकि दिन भर का थका होने की वजह से नींद काफी अच्छी आई। दूसरी सुबह उठते ही मुझे शाम वाली घटना याद आई और मैं एक बार फिर सिहर गया। कौन थी जो मेरे बालकनी के नीचे बैठकर रो रही थी? कितना दर्द भरा था उसकी आवाज में। मैं कैसा डरपोक आदमी हूं, किसी लाचार स्त्री की मदद करने की जगह डर कर अपने बिस्तर में दुबक गया। रात का अंधेरा इंसान को कितना डरा सकता है, कल मुझे समझ आ गया। खैर, आज से मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। दिन अच्छे से बीत गया। शाम हुई, घर आया तो चाय पीने की इच्छा प्रबल हो उठी। माँ ने आदत जो बिगाड़ कर रख दी थी मेरी। खैर, चाय लेकर मैं आज फिर बालकनी की ओर गया तो रोंगटे फिर एक बार खड़े हो गए। वहीं सिसकती सी आवाज, रात का भयानक रूप, अंधेरा ही अंधेरा। पर आज मैं डरकर भागा नहीं। मुझे जानना है कि आखिर कौन है जो हर रात अंधेरे में मेरी बालकनी के नीचे बैठकर इतना मार्मिक रुदन करता है। फ्लैट में आए आज दूसरा ही दिन था और ये दूसरी रात थी जब मुझे अपने फ्लैट के बालकनी के नीचे किसी महिला के रोने की आवाज आई। कल तो मैं काफी डर गया था और डर कर भाग गया था। दरअसल वो जगह ही ऐसी नजर आती थी कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि वहां कोई इंसान होगा, वो भी रात के वक्त। ना चाहते हुए भी मन में आत्माओं और भूतों का भय समा जाता है। पर आज मैंने अपने मन को कड़ा करते हुए सारी हिम्मत को एकजुट कर आवाज लगाई, कौन है यहाँ? क्यों रोती हो मेरे घर के पास आकर? तुम्हें भूख लगी है तो आवाज दे दिया करो, मैं रोटी लाकर दे दूंगा। इस तरह यहां बैठकर अब रोना मत। मेरी माँ कहती है स्त्रियों का रोना अशुभ होता है। इतना बोलने के बाद मैंने गौर किया कि आवाज आनी अब बंद हो चुकी थी। शायद वो जो कोई भी थी मेरी बातों को समझ रही थी। बहुत देर तक जब कोई आवाज नहीं आई तो मैंने दोबारा कहा, जो भी हो, अगर भूखी हो तो आवाज लगाना, मैं रोटी ले आऊंगा। मैं बालकनी के दरवाजे को खुला ही रखता हूं ताकि तुम्हारी आवाज मुंह तक आ सके। इतना कहकर मैं पीछे मुड़कर अपने कमरे तक आ गया। पर इस बीच मैंने कुछ अजीब महसूस किया। कमरे में मैं अकेला नहीं आया था। मेरे पीछे पीछे आई थी सरसराती हुई हवा का एक झोंका और उसी हवा के साथ उल्टी तक करवा देने की औकात रखने वाली एक भयानक बदबू। खैर, मैं नहीं जानता था कि यही तो शुरुआत थी मेरे अच्छे खासे चल रहे जीवन को उथल पुथल करने की। मुझे लगा पीछे इतनी गंदगी है, शायद वहीं से कोई बदबू हवा के साथ साथ पूरे घर में समा गई। अपना काम खत्म कर मैं सोने से पहले फिर एक बार बालकनी की तरफ गया, ये सोचकर कि अगर कोई हलचल हुई तो एक बार और उस महिला को खाने के लिए पूछाऊंगा। पर अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। बाहर बस मनहूसियत सी छाई थी। मुझे सच में चिढ़ सी हो गई थी इस जगह से। मैं दरवाजा बंद कर अपने कमरे में आ गया। बिस्तर में पड़े पड़े मैं सोचता रहा, कौन हो सकती वो महिला जो इतना दर्द लिए वहां अकेली बैठकर रोती है? क्या तकलीफ होगी उसे? काश मैं उसकी कोई मदद कर पाता, पर उसने तो मेरी आवाज का जवाब तक नहीं दिया। शायद वो डर गई होगी। अक्सर एक अकेली स्त्री मर्द से डरती ही तो है। मैंने तो अलग से उसके लिए रोटी भी बनाई, पर शायद रात गहराने से पहले अपने घर चली गई होगी।
कल अगर फिर रोने की आवाज आई तो मैं पीछे जाकर जरूर देखाऊंगा। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से ग्रामीण इलाके का हूं। ऐसी जगह जहां बचपन से ही आपको अनगिनत कहानियां सुनने को मिलेगी। भूत प्रेत, डायन और आत्माओं से जुड़ी एक से बढ़कर एक डरावनी कहानी और साथ में कहानी के सच्चे होने के दावे। कई बार तो कुछ उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं जो मुझको मजबूर करते हैं इन अदृश्य शक्तियों पर विश्वास करने को। खैर, मैं अपने परिवार का इकलौता लड़का हूं। चार बहन और मां को उस गांव में छोड़कर गुजरात में पैसे कमाने आया हूं, क्योंकि बहनों की शादी करवानी है, मां को एक सुंदर जीवन देना है। बचपन से अपने आसपास मैंने सिर्फ औरतों को संघर्ष करते हुए देखा है। मां ने भी तो अपने संपूर्ण जीवन को दांव पर लगाकर मुझे और मेरी बहनों को बड़ा किया। मां ने ही सिखाया है मुझे औरतों को इज्जत देना। खैर, यही सब सोचते सोचते कब मैं नींद के आगोश में समा गया पता नहीं चला। पर आज की नींद कल जितनी खूबसूरत नहीं थी। अचानक रात के 2 बजे मेरी नींद खुली तो हड्डियों को जमा देने जितनी ठंड मेरे कमरे में शामिल थी। इतनी ठंड अप्रैल के इस महीने में कैसे हो सकती है, मैं समझ नहीं पाया, ना ही समझने की अधिक कोशिश भी की। मैं बस अलमारी में कंबल ढूंढने के लिए दूसरे कमरे में गया जहां मेरी कंबल थी। पर दूसरे कमरे में जाने के दौरान मेरी नजर अचानक अपने रसोई घर की तरफ गई, जहां अंधेरे में मुझे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। बिल्कुल शांत, मुझे घूरती हुई 2 नीली आंखें। मैं सच में डर गया। अभी अभी लगने वाली ठंड भी फुर्र हो चुकी थी। डर की वजह से मेरे माथे में पसीने के बूंदें चमकने लगी थी। आज मुझे एहसास हुआ मैं वाकई एक डरपोक इंसान हूं। मैं जल्द से जल्द तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजा बंद कर चैन की सांस ली। आखिर किसकी आंखें थी वो? अचानक कमरे में इतनी ठंड कहां से आई? मध्य रात्रि में हुई उस खौफनाक घटना ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। मैं चुपचाप अपने बिस्तर में औंधे मुंह पड़ा रहा। डर इस कदर मुझ पे हावी हो चुका था कि मैं करवट तक बदलने में डर रहा था। खैर, डरावनी रात धीरे धीरे खत्म हुई और उजाले की एक हल्की सी झलक मेरे कमरे में दाखिल हुई। सुबह की रोशनी अब मुझे हिम्मत दे रही थी। मैं अपने बिस्तर से उठा और उसी डरावनी घटना को दूसरे पहलू से देखने की कोशिश करने लगा। हो सकता है वो नीली आंखें किसी बिल्ली की होगी जो कि शायद दूध की तलाश में होगी। इस तरह सोचने के बाद मैं काफी हल्का महसूस कर रहा था। रसोई घर में जाकर देखा तो दूध अपने जगह पर सुरक्षित था, पर रोटियां गायब थी। वही रोटी जो मैंने उस अनजान रोने वाली के लिए बनाई थी। पर बर्तन के ढके होने के बावजूद रोटियां गायब कैसे हो गई? अगर कोई बिल्ली ही थी तो वो क्या रोटियां निकाल कर उसे वापस ढक सकती है? अब मेरा दिमाग सोचने की स्थिति में नहीं था। रात भर का जगा होने की वजह से सर में भयंकर दर्द हो रहा था। फिर ये सुबह वाली बात मुझे फिर से डरा रही थी। मैं चाय पीकर वापस अपने कमरे में जाकर सो गया और जब नींद खुली तो सूरज मेरे सर पे था। काम पर जाने का वक्त बीत चुका था। मैंने सोचा क्यों ना आज बाहर जाकर इस औरत के बारे में पता करूं। कौन है जो रात में यहां आकर रोती है? हाथ मुंह धोकर मैं बाहर की ओर निकला। कॉलोनी के सबसे अंतिम घर मेरा ही था। मेरे घर के पीछे खेत और उसके पीछे जंगल था। मैं आगे बढ़ते गया। कोई रास्ते में नहीं था। पता नहीं कैसा शहर था ये। एक तो यहाँ की भाषा अलग, ऊपर से लोग बस अपने काम से ही काम रखते हैं। बड़ा अजीब सा माहौल था इस जगह का। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक चाय और पराठे की दुकान दिखाई दी, जहां कुछ लोग बैठकर गप्पे मार रहे थे। मैं भी सुबह से भूखा ही था तो वहीं बैठकर चाय के साथ पराठे खाने लगा। साथ में थोड़ी बहुत बातें भी कर लेता। बातों बातों में मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसी महिला है जो बहुत दुखी है, क्योंकि मेरे घर के पीछे हर रात कोई महिला रोती है। क्या आप सब जानते हैं उन्हें? मेरा इतना कहना था कि लोम बिना मेरे सवाल का जवाब दिए वहां से जाने लगे। कुछ ही देर में सारी भीड़ खत्म हो गई। अब बचा मैं और होटल का मालिक, जो लगातार मेरी ओर ही घूरे जा रहा था। मैंने दोबारा उनसे पूछा, क्या बात है? सब मेरा सवाल सुनकर चले क्यों गए? पहले तो दुकानदार मेरे सवाल को नजरअंदाज करता रहा, पर बहुत जोर देकर पूछने के बाद उसने जो बताया वो मेरे पहले से डरे हुए दिल को और ज्यादा डराने के लिए काफी था। उसने कहा कि दोबारा आवाज आए किसी के रोने की तो आवाज मत लगाइएगा। वो कोई इंसान नहीं, एक पागल औरत की आत्मा है। कई सालों पहले वहां एक पागल रहती थी। फिर एक दिन उसने एक बच्चे को जन्म दिया। पता नहीं किस पापी ने उसका ये हाल किया था, पर दुर्भाग्यपूर्ण वो बच्चा उसी दिन मारा गया। तब से लगातार वो पगली वहीं बैठकर रोती थी। फिर एक दिन रहस्यमय तरीके से वो भी गायब हो गई। लोग समझते रहे वो कहीं भाग गई, पर फिर किसी ने वहां उसके रोने की आवाज सुनी तो उसे बहुत ढूंढा, पर वो मिली नहीं।
तब से सबको लगता है कि पगली अपने बच्चे के जाने के गम में मर गई होगी कहीं जाकर, पर बच्चे की याद में वो आज भी रोती है। कितना निर्दयी होगा वो इंसान जिसने एक लाचार पागल औरत को भी हवस का शिकार बना दिया। अपने ही रक्त को उसके गर्भ में डाल खुद सारी जिम्मेदारी से हटकर चैन से जी रहा होगा। पर इतना सब सुनकर मैंने तय कर लिया कि मैं अब उस घर में नहीं रहूंगा। क्या पता उस पगली की आत्मा मेरे घर के अंदर भी आती होगी। शायद वो नीली आंखें भी उसकी ही थीं जिसे देखकर मैं कल रात डरा था। मैंने रास्ते में ही तय कर लिया कि कल के कल मैं उस घर को बदल दूंगा। मन में डर और ईश्वर को याद करते करते मैं अपने फ्लैट तक पहुंच गया। मैं चाहता था किसी तरह जल्द से जल्द ये रात बीत जाए। पता नहीं क्यों मन एक अनजान घटना से डरा हुआ था। मैं फ्लैट में पहुंचा ही था कि मां का फोन आ गया। मेरी सबसे छोटी बहन का आज रिजल्ट आया था। पूरे गांव में सबसे ज्यादा अंक आए थे उसके। मैं बहुत खुश था आज। तीनों बहनों में छोटी मुझे सबसे प्यारी थी। लगभग 1 घंटे तक मां और बारी बारी से बहनों से बातें होती रहीं। डर काफी हद तक निकल चुका था। सोने से पहले मैंने रोटियां बनाई और खा पीकर अपने बिस्तर पे आ गया। नींद शायद अच्छे से आई भी नहीं थी, पर एक आवाज कानों को टकराने लगी। एक अजीब सी आवाज पूरे माहौल को डरा रही थी। ऐसा लग रहा था कोई अपने नाखूनों से दीवार पे खुरच रहा है। मैंने लाइट ऑन किया और इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज आ कहां से रही है। बहुत देर तक खोजने के बाद भी कुछ नहीं दिखा, बस आवाज लगातार आती रही। मैं वापस अपने बिस्तर पे आ गया और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लाइट बंद कर दी। धीरे धीरे मैं नींद के आगोश में चला गया। रात का पहला पहर बीत चुका था, पर रात खत्म नहीं हुई थी। करीब 2 से ढाई बजे का वक्त होगा। मेरे कमरे के बाहर दस्तक हुई। कोई जोर जोर से मेरे दरवाजे को पीट रहा था। डरा होने के बावजूद मेरे अंदर इंसानियत बची हुई थी। मुझे लगा कोई मुसीबत में तो नहीं। यही सोचकर मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। सारी हिम्मत जोड़कर मैंने दरवाजे को एक धक्के में खोल दिया और अवाक रह गया। दरवाजे के उस तरफ मेरी सबसे छोटी बहन खड़ी थी। बिल्कुल बुरी हालत थी। उसके बाल खुले हुए थे, मैला कुचैला सूट पहने जो ना जाने कितने जगहों से फटा था। लगातार रो रो कर वो मुझे बाहर की ओर बुला रही थी। पर छुटकी यहां कैसे हो सकती है? आज ही तो मां से मेरी बात हुई, सब ठीक था वहां। पर यह सब सोचने का मेरे पास वक्त नहीं था। बहन का बेबस चेहरा मुझे कुछ भी सोचने की वजह नहीं दे रहा था। मैं उसके पीछे पीछे गया। वो मुझे अपने घर के पीछे बालकनी की ओर ले गई। रात का पहर, झींगुरों की आवाज और अमावस्या की काली रात, ये सब मिलकर न जाने मेरे साथ कौन से खेल खेल रहे थे। मैं अब भी बहन के पीछे ही था। वो बालकनी के नीचे आकर रुक गई और अपने उंगली के इशारे से मुझे नीचे की ओर दिखाया। मैंने देखा उस जगह पर एक छोटा सा नवजात बच्चा था जो लगातार रो रहा था। पास जाकर देखने पर पता चला वो आज की जन्मी ही कोई बच्ची थी, क्योंकि उसके शरीर पर लगा था उसकी मां का खून, जो शायद उसे जन्म देने के वक्त वहां होगा। मैं जल्द से जल्द उसे अपने गोद में उठाने के लिए दौड़ा, पर एक और झटका। मैं उस बच्ची को छू तक नहीं पा रहा था। उसके पास हाथ ले जाता तो लगता हाथ हवा में है। कोई एहसास ही नहीं। मैं लगातार कोशिश करता रहा उसे अपने गोद में उठाने की, पर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अब मैं इन सब में काफी उलझ गया था, पर तभी वहां एक इंसान आया। मैंने उसे आवाज लगाई, पर वो मेरी बात को नजरअंदाज कर सीधे बच्ची के पास आया और उसे अपने हाथ में उठा लिया। उस इंसान ने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक कर रखा था, तो मैं उसे देख भी नहीं पाया, पर एक सुकून ये था कि वो बच्ची को छू पा रहा था। अब वो उसे चुप करवा पाएगा और किसी सुरक्षित जगह तक ले जा पाएगा। पर तभी उस आदमी ने अपनी हरकत बदली और बच्ची के दोनों पैरों को पकड़कर बच्ची को उलटा लटका दिया। इसके साथ ही बच्ची के रोने की आवाज और तेज हो गई। पर बच्ची को बेरहमी से उल्टा लटकाए वो इंसान जोर जोर से हंसने लगा। मैं उसे रोकने के लिए लगातार चिल्लाता रहा, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरी उपस्थिति का आभास तक नहीं था। मैं चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। जिस तरह मैं उस मासूम सी बच्ची को नहीं छू पा रहा था, उसी तरह उस आदमी पर भी मेरा कोई असर नहीं हो रहा था। उस वक्त मैंने खुद को जीवन में सबसे ज्यादा असहाय पाया। मेरे सामने एक आज के जन्मे नवजात बच्ची के साथ इतना बुरा हो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उस बच्चे के रोने की आवाज में कितना दर्द था, ये बस मैं समझ पा रहा था। तभी मैंने जो देखा वो मेरे बुद्धि से परे था। लगातार कुटिल हंसी हंसते हुए उस आदमी ने बच्ची को उसी तरह पकड़कर मेरे घर के पीछे वाले बिजली के खंभे में जोर से उसके सर को पटका। उसके पैर पकड़े रहा और सर के तरफ से लगातार 4-5
पछाड़ उसने खंभे पे मारी और हर बार मैंने मेरे चेहरे पर उस मासूम के सर और जिस्म से निकले खून के छींटों को महसूस किया। मैं अब कुछ नहीं देख पा रहा था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बच्ची के रोने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। मैं बेहोश होने ही वाला था कि अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने खुद को अपने बिस्तर में पाया। इसका क्या मतलब था? क्या मैं सपने में था? नींद से जागकर भी मैं होश में नहीं था। वो सपना मुझ पर हावी था। क्या किसी को इतने बुरे सपने भी आ सकते हैं? क्या इस सपने के पीछे कोई ऐसी चीज है जो मुझे समझना चाहिए? ये सब सोच ही रहा था कि दीवारों पर फिर से खुरचने की आवाज आई, पर इस बार मैंने इस लाइट नहीं जलाई। बस सुनता रहा उस आवाज को जो शायद कह रही थी, मेरी मदद करो। मैं अभी उस भयंकर सपने से निकल भी नहीं पाया था कि फिर ये दीवार पे खुरचने की आवाज मुझे पागल बना रही थी। सपने का एक एक पल मुझे याद आ रहा था और मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा था। आज तक मैंने इतना डरावना सपना नहीं देखा, पर एक तसल्ली थी कि वो सपना था। पर ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, क्या ये सब आम घटना है? ये सोचता रहा पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक उस वक्त जब रात के 3 बज रहे थे, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी, जबकि मैं तो रात में सोने से पहले पूरी 4 रोटी खाकर सोया था। पर भूख को क्या समझाया जाए। सारे डर और आतंक को एक तरफ कर मैं रोटियां बनाने रसोई की तरफ गया। शुक्र है आज सोने से पहले मैंने रसोई की लाइट बंद नहीं की कि कहीं फिर से अंधेरे में मुझे नीली आंखें ना दिख जाएं। खैर, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने आटा गूंधा और रोटियां बनाने की तैयारी करने लगा। एक के बाद एक मैंने पूरी 6 रोटियां बनाई। फिर रात वाली सब्जी को गर्म करके खाने बैठा तो जैसे ही रोटी वाले बर्तन के ढक्कन को खोला, रोटियां गायब थीं। एक भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आसपास देखा, कोई नहीं। पूरे घर में तलाशी ली पर कोई नहीं था। अब मेरा खुद पे किया संयम खत्म होने लगा। पर इन सब के बीच मैंने गौर किया, मेरी भूख भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले जिस भूख को मैंने महसूस किया था, उसका नामो निशान नहीं था। अब मुझे विश्वास होने लगा था कि इस 2 कमरे के फ्लैट में मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरे आसपास थी एक अदृश्य आत्मा जो शायद मुझे देख भी रही है और सुन भी। शायद उसने ही मेरी रोटियां भी चुराई। पर आखिर वो चाहती क्या है? क्यों इस तरह वो मुझे परेशान कर रही है? छुटकी का सपने में आना भी अब मुझे कोई पहेली लगने लगी। हालांकि मैं एक डरपोक आदमी हूं, पर डर अपनी जगह है और सवाल अपनी जगह। मुझे अब जवाब चाहिए, क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने आंखें बंद की और अपने इष्ट देव को याद करने लगा। पर शायद जो आत्मा मेरे साथ इस कमरे में थी, उसे ये पसंद नहीं आया। अचानक एक हवा का झोंका आया और खड़े खड़े ही मैं एक जोरदार झटके के साथ दीवार पे टकराते हुए नीचे गिरा। अचानक हुए इस हमले ने मुझे काफी सारा दर्द दिया। मैं चीखने लगा और इसके साथ ही एक बहुत ही कुटिल हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। हंसने की आवाज ऐसी थी कि मुझे लगा जैसे मेरे कानों पर किसी ने उबलता हुआ शीशा डाल दिया हो। मैं दर्द और डर के मारे जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगा। अपने ईश्वर को पूरे दिल से याद करने लगा, पर इन सब से कोई असर नहीं हुआ। इस बीच मुझे कई बार हवा में उठाकर वापस फर्श पे पटका गया। मुझसे अब मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं किसी तरह हॉल से रेंगते हुए फ्लैट के मेन गेट तक पहुंचा। दरवाजा उम्मीद से परे खुला हुआ था, जैसे कोई चाहता था कि मैं बाहर जाऊं। मैं किसी तरह उठ खड़ा हुआ क्योंकि मुझे जल्द से जल्द बाहर जाना था। अंदर रहा तो आज मेरी मौत पक्की थी। एक बार दोबारा घर के अंदर नजर पड़ी तो मुझे फिर वही 2 नीली आंखें दिखी जो मेरे कमरे में थी। वो लगातार मुझे घूर रही थी। मैं भागना चाहता था इस घर से बहुत दूर, पर बाहर भी घुप अंधेरा था। वो हंसी जो अंदर मेरे कानों को तकलीफ दे रही थी, वो यहाँ नहीं थी। शरीर में हो रहे भयंकर दर्द को नजरअंदाज कर मैं लगातार सड़क की तरफ भाग रहा था कि तभी सड़क के बीचों बीच मुझे छुटकी दिखी, उसी हाल में जैसे मैंने सपने में देखा था। छुटकी, मेरी छुटकी, तुझे क्या हो गया है? क्यों तू मुझे बार बार इस हाल में दिख रही है? तुझे इस तरह देखकर मेरा कलेजा फटने लगता है। कौन हो तुम? अगर मेरी छुटकी हो तो मुझसे बातें करो। बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? सुन्न की ओर ताकती मेरी छुटकी मेरे आंखों के सामने से दूर जाने लगी बिना कुछ कहे। पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, पर शरीर में बने जख्मों की वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। पर पता नहीं मुझ पर एक अजीब सा नशा सवार था जो मुझे उसके पीछे चलने को मजबूर कर रहा था। मैं चलता रहा और वो मुझे वापस फ्लैट की तरफ ले जाने लगी, पर वो फ्लैट के भीतर नहीं, पीछे की तरफ ले गई, जिसके दूसरे मंजिल पे मेरी बालकनी है।
मैंने देखा छुटकी बालकनी के छज्जे के नीचे पहुंचकर घुटनों के सहारे बैठ पीछे की तरफ मुड़ी रही और कुछ देर बाद उसने सिसकना शुरू किया। ये वही सिसकियां थीं जिसे मैं इस फ्लैट में आने के पहले ही शाम से सुन रहा था। फिर वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने देखा पीछे से ही उसका आकार बदलने लगा। वो अब मेरी छुटकी नहीं थी, पर उसके रोने की आवाज, उसके आवाज में छुपे उस दर्द की वजह से मैं उससे डरने के बजाय एक जुड़ाव महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, एक कमजोर स्त्री की आवाज, जैसे किसी दर्द ने उसकी आवाज ही बदल दी थी। मैं आपकी छुटकी नहीं, मैं पगली हूं, मेरी मदद करो। वो मुझे मारकर भी मरने नहीं दे रहा है। जो तुमने आज सपने में देखा वो मेरे साथ हर रात सच में गुजरता है। वो मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। वो हैवान मेरी बच्ची को हर रोज मार रहा है। मेरी मदद करो, मैं पगली। इतना कहकर वो एक झटके से हवा में गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई अनगिनत सवाल। आखिर कौन थी वो? क्या पगली की आत्मा? तो फिर उसे कौन इतना अधिक सता सकता है? अभी तक तो मैं सोच रहा था कि शायद पगली की आत्मा ही मेरे घर में घुसी हुई है और मुझ पर वार कर रही है, पर पगली तो खुद मुझसे मदद चाहती है। अगर पगली की आत्मा बाहर है तो वो कौन था जिसने मुझे भूख का एहसास दिलाकर मुझसे रोटियां बनवाई और उसके बाद मेरा इतना बुरा हाल किया कि मेरे शरीर का एक एक हिस्सा दर्द से तड़प रहा था? कहीं ये सब कोई छलावा तो नहीं? मैं कुछ नहीं समझ पाया, कुछ भी नहीं। एक तरफ शरीर का दर्द, दूसरी तरफ जीवन में पहली बार एक आत्मा से सामना। मेरा शरीर और मेरा दिमाग दोनों ही अब अपना काम करना बंद कर रहे थे। मैं बालकनी के नीचे ही बेहोश होकर गिर गया। सुबह की कड़कड़ाती धूप जब चेहरे को झुलसाने लगी तो मेरी नींद खुली, या ये कहिए मुझे होश आया। मैंने अपने हाथ की घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 9:30 बजे थे। अप्रैल का महीना होने के वजह से गर्मी अपने चरम पे थी। मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे दर्द का आभास हुआ और इस दर्द से उठती रुलाई ने मुझे याद दिलाया कल रात की घटना। मैंने सबसे पहले अपने ईश्वर को याद किया और धन्यवाद दिया कि मैं सही सलामत हूं। उसके बाद मुझे याद आई अपनी मां। मैं उनसे फोन पर बात करना चाहता था, पर फोन घर के अंदर पड़ा था। मैं उठकर घर के अंदर आ गया। एक अजीब सी शक्ति, एक हिम्मत को मैंने अपने अंदर महसूस किया। कल रात तक जिस घर से मैं डर रहा था, आतंक महसूस कर रहा था, वो डर का एहसास आज नहीं हुआ। मैं कमरे में गया तो फिर एक झटका ऐसा लगा जैसे दो लोगों की हाथापाई हुई हो। पूरा कमरा उथल पुथल, पर इस वक्त सब कुछ शांत। पर मैं समझ पा रहा था कि यह शांति आने वाली तबाही का संकेत दे रही थी, क्योंकि जिस तरह हर रात की सुबह आती है उसी तरह हर सुबह की रात भी होती है। खैर, अंदर जाकर सबसे पहले मैंने हाथ मुंह धोया और मां से बात करने के लिए फोन हाथ में लिया तो उसी वक्त फोन वाइब्रेशन मोड पे बजने लगा। स्क्रीन पे देखा तो फोन मां का ही आया था। जैसे ही मैंने हेलो कहा, नीरज बेटा कहां थे तुम? मैं 5 बजे से लगातार फोन लगा रही हूं। बेटा पहले ये बता तू ठीक है ना? बड़े अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं मुझे। मां मैं ठीक हूं, मैं भी तुम्हें एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, पर सबसे पहले मुझे बता छुटकी ठीक है ना मां? मेरी बात करा उससे। उधर से आवाज आई, हाँ बेटा छुटकी ठीक है, ले अभी बात कराती हूँ। गायत्री जल्दी से इधर आ, दादा का फोन आया है, ले बात कर। गायत्री बोली, हेलो दादा कैसे हैं आप? और फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मां कितनी परेशान थी। नीरज बोला, छुटकी मुझे माफ कर दे, मैं सोया हुआ था इसलिए फोन उठा नहीं पाया, पर मैं ठीक हूं। तुम कैसी हो छुटकी? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी तरह से किसी ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? गायत्री ने जवाब दिया, नहीं दादा मैं ठीक हूं, बस आपकी याद आती है, क्योंकि आपकी और जो 3 बहनें हैं ना, वो मुझे बड़ा परेशान करती हैं, मुझ पे हुक्म चलाती हैं। क्योंकि आप नहीं हो तो वे दोनों खुद को बड़ा समझती हैं। दादा अब मैं 15 साल की हो गई हूं, तो अब मैं भी बड़ी हूं, उनको समझा दो ये बात। ठीक है दादा, मां से बात करो, वो परेशान है बहुत। इतना कहकर छुटकी ने मां को फोन दे दिया। छुटकी को मैं कुछ भी नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अभी वो ये सब समझने के काबिल नहीं है। बहुत भोली है मेरी छुटकी। पर मां से लगातार 1 घंटे तक बात होती रही और मैंने मां को सब कुछ सच सच बता दिया, जो कुछ भी मेरे साथ इस घर में हुआ। और सबसे अजीब ये बात थी कि मां को इस सब घटनाओं का 70% खुद ब खुद पता चल चुका था। कल रात उन्होंने भी सपने में मेरे साथ बुरा होते हुए देखा। मां भूत प्रेतों पे विश्वास रखती है, इसलिए सुबह होते ही वो मेरे गांव के जाने माने मंदिर के पुजारी और गांव के भला चाहने वाले गुरुजी के पास पहुंची
और गुरुजी ने माँ के माथे पे हाथ रखकर ही सब कुछ जान लिया। उन्होंने माँ से कहा कि नीरज ने जिस दिन उस रोने वाली औरत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, उसके लिए रोटियां बनाई थी, उसी दिन से वो औरत नीरज के साथ ही है। हर पल उसके पास रहकर वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वो एक पागल स्त्री की रूह है जो कई सालों से मुक्ति चाहती है, पर एक और बुरी आत्मा है जो उसे मुक्त होने नहीं दे रही है। और जिन तकलीफों ने पगली को पागल बना दिया, या पागल बनने के बाद भी उसने जिन पलों में सबसे ज्यादा दर्द महसूस किया, वही पल वो उसे बार बार दिखा रहा है। हर रोज वो उस पागल औरत का बलात्कार कर रहा है। वो पागल औरत पागल जरूर थी, पर एक मां थी। उसने अपने बच्चे को अपने आंखों के सामने बेदर्दी से मरते देखा है, और यही घटना उसे बार बार दिखाया जा रहा है। मैं अवाक था। कुछ कुछ अब मैं भी समझ पा रहा था। पगली की बातें और गुरुजी के बातों में समानता थी। मां ने कहा, बेटा अब तू चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता, क्योंकि पगली अब तुमसे मदद चाहती है, और जब तक तुम उसकी मदद नहीं करोगे वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और पगली के पीछे पड़ी शैतानी आत्मा पगली का पीछा नहीं छोड़ेगी। इस तरह तुम्हारे साथ एक नहीं 2 तरह की आत्मा हर पल तुम्हारे साथ रहेगी। गुरुजी से मैंने इसका हल पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे पास जाएंगे, पर उनको पहुंचने में 3 दिन का समय लगेगा। तब तक तुमको अपनी सहायता खुद करनी होगी। पर एक बात याद रखना, किसी तरह का कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे दोनों आत्माओं को तकलीफ हो, क्योंकि उस बुरी आत्मा से बहुत कमजोर है पगली। तुम किसी तरह का तंत्र मंत्र का उपयोग उस घर में करोगे तो इसका सबसे पहले असर पगली पे होगा। शायद उसकी शक्तियां खत्म हो जाएं और वो तुमसे बात भी ना कर पाए। तुम्हें बस 3 दिनों तक अपनी सुरक्षा करनी है। इसके लिए तुम अभी के अभी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में चढ़ाया हुआ सिंदूर अपने माथे पे लगा लो, क्योंकि उस पवित्र सिंदूर से निकलने वाली तेज बुरी आत्माएं झेल नहीं पाती। दूसरा काम ये करना कि रात में सोने से पहले सारे कपड़े उतारकर बिल्कुल निर्वस्त्र होकर सोना, क्योंकि वो बुरी आत्मा एक पुरुष की है, और कोई भी पुरुष दूसरे पुरुष को निर्वस्त्र देखने पर उससे दूर भागता है, उसके शरीर से घृणा करता है। इस तरह से वो तुम्हें छू नहीं पाएगा। और जिस तरह तुम 2 दिनों से अपने भूख से ज्यादा रोटियां बना रहे हो, ठीक वैसा ही अगले 3 दिन और करना। तुम्हारी रोटियां वो बुरी आत्मा अपने कब्जे में कर रही है। अब अगर रोटियां नहीं मिली तो वो तुम्हें तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर शायद अत्यधिक क्रोध में वो पगली की आत्मा को और ज्यादा तकलीफ देगा। इन तरीकों से तुम अपनी सुरक्षा कर सकते हो, पर इन 3 दिनों में तुम्हें पगली से बात कर ये पता लगाना होगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, वो बुरी आत्मा किसकी है और उन दोनों की लाशें कहां हैं। पगली की आत्मा बेहद कमजोर है, क्योंकि वो मुक्त होना चाहती है, इसलिए वो अपने लिए ताकत बढ़ाने की कोशिश भी नहीं करती। पर तुम्हें उसे समझाना होगा कि उस बुरी आत्मा से बचने के लिए उसे अपनी शक्तियां बढ़ानी होगी। ये शक्तियां बहुत काम आएगी। पगली तुम्हें बस सपनों में ही दिखेगी, क्योंकि उसके पास उतनी भी शक्ति नहीं है कि वो तुम्हारे जागते वक्त तुमसे जुड़ पाए। इसलिए रात के पहले पहर में ही तुम सो जाना, ताकि पगली तुम्हें ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पाए। दूसरी बात, सपने में पगली तुम्हें बहुत सी ऐसी चीजें और घटनाएं दिखाएगी जिससे कि तुम्हारे दिल और दिमाग पर बुरा असर करेगा। ये सभी वही घटनाएं होंगी जो उसके साथ बीती होंगी, वही घटनाएं जिसने उसे पागल बना दिया। पर तुम अपने दिमाग को तैयार रखना, ये 3 दिन बहुत भारी पड़ेंगे तुम्हें। सुबह के वक्त की दिनचर्या आम होगी और रात के अंधेरे में सच्चाई कुछ और होगी। ऐसा बहुत कुछ होगा जो तुम्हें सारे तरीके जो गुरुजी ने बताए हैं वो सब करने से रोकेगा, पर तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। नीरज, मेरी बातों को अच्छे से याद रखना, मुझे भरोसा है तुम ये सब कर लोगे। छुटकी का चेहरा नजर आता है ना तुम्हें पगली के रूह में। फिर सोचना तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपनी छुटकी के लिए ही कर रहे हो। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जानती हूँ ये सब काम आसान नहीं है, पर पगली पर हुए अत्याचारों का बदला तुम्हें लेना ही होगा। वो जीवित नहीं है, पर थी तो एक स्त्री ही। गुरुजी के साथ मैं भी आऊंगी तुम्हारे पास। बस मेरी बातों को याद रखना और सब कुछ उसी तरीके से करना। मुझे अपने ईश्वर पे पूरा यकीन है। अच्छाई के रास्ते में किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता। माँ से बात हो चुकी थी और माँ की बातों ने मेरे अंदर बेहिसाब हिम्मत भर दी थी। अब मैं तैयार हूं पूरी तरह से। मैं पगली को मुक्ति और इंसाफ दोनों दिलवाऊंगा। मन के अंदर का डर खत्म हो चुका था। मुझे नहीं पता कि अगले 3 दिन मेरे साथ क्या क्या होगा। मुझे नहीं पता गुरुजी ने जो उपाय दिए हैं
वो सब काम करेंगे या नहीं, मैं बस तैयार हूं। जो भी होगा मैं उन सब से लड़ूंगा, क्योंकि बात अब एक बहन की है। आज पहला दिन था। गुरुजी के कहे अनुसार मुझे उनके आने तक, यानी 3 दिनों तक सतर्क रहने की आवश्यकता है। मैंने झटपट घर की हालत ठीक की और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में ही हनुमान जी का मंदिर पड़ता था। मैंने हनुमान जी के दर्शन किए और उनके चरणों में लगे हुए सिंदूर को अपने माथे में लगा लिया। ऑफिस में सारा दिन अच्छा बीता। हालांकि मुझे नाजुक सा एक एहसास था, किसी के मेरे साथ होने की कोई ऐसी अदृश्य चीज जो हर पल मेरे साथ रही। मैं शाम के 6:30 बजे घर पहुंचा। घर की दशा बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने सुबह सुबह देखा था। 2 आत्माओं के बीच हुए झड़प या फिर किसी एक आत्मा के क्रोध का शिकार हुआ मेरा कमरा। पूरा घर बिखरा हुआ था। मैं फिर घर को संवारने लगा और ये सब करते करते रात के 8 बज गए। इस बीच माँ का फोन भी आया। उन्होंने मुझे खा पी कर जल्दी सोने को कहा। उसके बाद मैं रोटियां बनाने रसोई में गया, पर एक रोटी बनते ही पहली रोटी गायब हो जाती और जब मैं हैरान होकर इधर उधर देखता तो मुझे सुनाई देती एक खौफनाक हंसी, जो कभी मेरे बिल्कुल पास से आती तो कभी दूसरे कमरे से। इसी तरह एक एक कर मेरी सारी रोटियां खत्म हो गईं। आज मैं भूखा ही रह गया। माँ के कहे अनुसार मैं रात 9 बजे ही सोने के लिए कमरे पे गया तो नजर पड़ी अपने पलंग पे, जो कमरे की ऊंचाई के अनुसार बीचों बीच हवा में झूल रही थी और लकड़ी के चरमराहट की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। ये सब देखना मेरे लिए आसान नहीं था, पर जब भी डर का हल्का सा भी एहसास मेरे जहन में आता तो मुझे याद आती मेरी छुटकी और मैं सारा डर भूल अपने काम में लग जाता। पलंग उसी तरह झूलता रहा तो मैं दूसरे कमरे में जाकर नीचे ही चटाई बिछाकर सो गया। अभी 1 मिनट भी नहीं गुजरा होगा, मैं लाइट बंद कर कपड़े उतारने ही वाला था कि मेरे सीने के ऊपर बिल्कुल अचानक एक भारी भरकम चीज आकर बैठ गई। दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, पर उस चीज के होने का एहसास मैं अपने सीने के दर्द में महसूस कर सकता था। दम घुटने लगा, सांस लेने में दिक्कतें बढ़ने लगी और वो हंसने की आवाज मेरे कान के पर्दे फटने ही वाले थे। मुझे सामने मौत दिखाई थी, बिल्कुल मेरे सामने। पर तभी आखिरी पल में मुझे अपने ईश्वर की याद आई और ईश्वर का स्मरण करते ही मुझे अपने सीने का बोझ कुछ हल्का लगा। मैं एक झटके में उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हांफने लगा। मेरी सांसें वापस चलने लगी। तभी अचानक मेरी नजर अलमारी में लगे शीशे पर गई, जहां मैं खुद को बिल्कुल साफ देख पा रहा था। मैंने देखा सुबह मंदिर से लगाया हुआ टीका अभी गायब था। तो यही कारण था बुरी शक्ति के मुझ पर हावी होने का। दरअसल मुझे सोने से पहले हाथ मुंह धोकर सोने की आदत है और यही आदत आज मेरी जान ले जाती। पर अब मैं कहां जाऊं? तभी मुझे याद आया कि मेरे घर के छोटे से मंदिर में भी हनुमान जी की एक मूर्ति है। मैं तेजी से उस कमरे में गया और हनुमान जी के पास रखी सिंदूर की डिबिया से अपने माथे में टीका लगाया। हनुमान चालीसा पढ़ वापस अपने कमरे में आया तो पलंग इस बार अपने जगह पर फर्श पे थी। मैंने कमरे की लाइट बंद की और एक एक कर अपने सारे कपड़े उतार दिए और चुपचाप जाकर सो गया। मानसिक थकान के वजह से मुझे नींद जल्दी आ गई, पर मुझे पता था नींद तो एक बहाना है। असल में मैं इसलिए सो रहा हूं ताकि मैं सपने में पगली से मिल सकूं और जान सकूं उसके जीवन का रहस्य और मौत का कारण। कुछ देर बाद अब मैं गहरी नींद में था। धीरे धीरे मैं एक गहरे कुएं में समाता जा रहा था। चारों तरफ अंधेरे में लगातार उस कुएं में फिसलता जा रहा था। मेरी आंखें खुली हुई थीं। मैं देख पा रहा था कि जैसे जैसे मैं गहराई में जा रहा था, मेरा कद छोटा होता जा रहा था और उम्र भी। अब मैं शायद 14 या 15 वर्ष के बीच की उम्र में था। तभी मुझे अपने पैरों के नीचे जमीन का आभास हुआ और मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मैं अभी 15 वर्ष का नीरज था और अपनी स्कूल ड्रेस में था। पर एक बात समझ नहीं आई कि स्कूल के कपड़ों में लिखा था बाल भारतीय स्कूल, जबकि मैंने तो अपनी पूरी पढ़ाई मातृभूमि उच्च विद्यालय से की है। फिर मैं ये कौन से स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ हूं? धीरे धीरे और गहराई पर जाने से मुझे दिखा मेरा स्कूल और मेरा गांव। मैं अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में मुझे कई सारे स्कूल के विद्यार्थी भी मिले, पर वे सब उल्टी दिशा में जा रहे थे, यानी कि स्कूल से घर की तरफ, और मैं एक लौता था जो स्कूल की तरफ जा रहा था। खैर, बिना ज्यादा सोचे मैं बढ़ता गया और स्कूल के गेट से अंदर चला गया। मैंने देखा सारे कमरे बंद थे, पर एक कमरा खुला हुआ था। मैं उसी कमरे की ओर गया तो पांव बाहर ही ठिठक गए। उस कमरे के भीतर कोई था। दरवाजा खुला होने की वजह से मैं भीतर साफ साफ देख पा रहा था।
मैंने देखा 4 लोग किसी बेंच को घेर कर खड़े थे। मैं उन चारों को पहचानता नहीं था, पर दिमाग उन्हें जानता था। एक स्कूल का गार्ड था और एक हेडमास्टर, दूसरा विज्ञान का शिक्षक और चौथा था उस विद्यालय का पादरी जो हमेशा सफेद कपड़ों में रहता था। और उन सब के बीच फंसी थी सृष्टि दीदी। सृष्टि दीदी जो मेरे स्कूल को साफ रखती है, मुझसे 1 साल ही बड़ी होगी। उनकी माँ भी पहले इस स्कूल की सेविका थी, पर गुजरे साल जब उनकी माँ की मौत करंट लगकर हो गई, तब से सृष्टि दीदी ही सारे स्कूल को साफ करती है। पर ये चारों उनके साथ क्या कर रहे हैं? सृष्टि दीदी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो बस मदद की गुहार लगा रही थी। मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। मैं सीधे कमरे के अंदर चला गया और उनको वहां से जाने के लिए बोलने लगा, पर उन चारों को तो मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैं लगातार चिल्लाता रहा, उनको रोकता रहा, पर वे लोग हवश में अंधे हो चुके थे। उन्होंने मेरे आंखों के सामने ही सृष्टि दीदी के सारे कपड़े उतार दिए और जिस कपड़े से वो स्कूल के खिड़कियों और दरवाजे को साफ करती, वो धूल से भरा कपड़ा उन्होंने सृष्टि दीदी के मुंह में ठूंस दिया। सृष्टि दीदी की आवाज उसी कपड़े में फंसकर दब गई। अब वो बस हाथ पैर चला रही थी, पर पादरी के अलावा तीनों ने मिलकर सृष्टि दीदी के हाथ पैरों को पकड़ रखा था। इस बीच पादरी ने सबसे पहले धर्म के झूठे लिबास में लिपटा सफेद पोशाक को बड़ी खुशी खुशी उतारकर बेरहमी से सृष्टि दीदी का बलात्कार किया। वो चीख भी नहीं पाई और उन चारों ने एक एक कर बारी बारी से सृष्टि दीदी के गुप्तांग के साथ खिलवाड़ किया। अंत में जब गार्ड की बारी आई, तब तक सृष्टि दीदी बेजान हो चुकी थी। किसी को जरूरत भी नहीं पड़ी कि वे उनके हाथ पैर पकड़े। गार्ड बेखौफ होकर पूरे 3 घंटे तक सृष्टि दीदी के शरीर के साथ खेला। वही गार्ड जिनका कर्तव्य होता है रक्षा, और उसी रक्षक ने आज भक्षक बनकर एक स्त्री की इज्जत को खुद लूट लिया। और जब मन भर गया तो सृष्टि दीदी के बेजान शरीर, लहूलुहान जिस्म पर अनगिनत लाते बरसाई। जाते जाते उसने उनके मुंह से कपड़ा भी हटा दिया और कमरे को बंद कर चला गया। मैं कमरे के बाहर था, पर बंद कमरे के भीतर भी मैं देख पा रहा था बेजान सी पड़ी सृष्टि दीदी को। मैंने देखा कपड़ा मुंह से हट जाने के बाद भी वो चिल्लाई नहीं, चीखी नहीं, क्योंकि वो जानती थी अब चिल्लाकर भी वो कुछ नहीं कर पाएगी। उनका जो खो गया अब वो वापस नहीं आएगा। मैं बस सुन पाया उनकी सिसकियां, जिसमें कितना दर्द और लाचारगी भरी थी वो बस मैं समझ पाया। बिल्कुल वही सिसकियां जो मैं अपने बालकनी के बाहर सुन सकता था। ये दोनों सिसकियां बिल्कुल एक ही थी। ये सब देखकर मैं जो महसूस कर रहा था वो मैं बता नहीं सकता। फिर धीरे धीरे सब कुछ मेरे आंखों से ओझल होने लगा। मैं वापस धीरे धीरे बड़ा होने लगा और अंत में अपने वर्तमान समय में आ पहुंचा। स्कूल के बाहर निकलते वक्त मैं अब किसी कुएं में नहीं था। आसपास जिंदगी थी, भागम भाग भीड़ थी, लोगों की आवाजें थीं, बस वालों और फेरी वालों की आवाज थी। उन्हीं बसों में से एक बस थी जिसके पीछे लिखा था बाल भारतीय स्कूल गुजरात। नींद झटके के साथ खुल चुकी थी। सुबह की रोशनी मेरे कमरे में आ चुकी थी। ओह, ये एक सपना था, सपना जो मुझे पगली से जोड़ता है। पर इस सपने में तो कोई पगली नहीं थी, इसमें तो सृष्टि दीदी थी और उसके 4 गुनहगार। 1 मिनट, मैं तो किसी सृष्टि दीदी को नहीं जानता, मैं तो उनसे कभी नहीं मिला। और उस स्कूल का नाम तो बाल भारतीय स्कूल था। मेरे गांव में तो ये स्कूल है ही नहीं। हाँ, पर एक बस दिखी थी मुझे जिसमें लिखा था सेंट बाल भारतीय स्कूल गुजरात। इसका मतलब ये स्कूल गुजरात में ही है। मैं समझ चुका था, हो ना हो अब आगे की जानकारी मुझे उसी स्कूल में जाकर मिलेगी। मैं फौरन नहा धोकर उस स्कूल की ओर रवाना हो गया। बस अड्डे पर उतरते ही मुझे बाल भारती के कुछ स्कूली बच्चे मिल गए। मैं उनके पीछे पीछे ही चलता रहा। 10 मिनट चलने के बाद स्कूल अब मेरे सामने था। हूबहू वही स्कूल जिसे मैंने कल रात सपने में देखा था। स्कूल के गेट पर ही मुझे गार्ड ने रोक लिया, पर यह वो दरिंदा नहीं था जिसने सृष्टि दीदी के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था। शायद स्कूल वालों ने गार्ड बदल दिया। गार्ड को मैंने बताया कि मैं इस स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलना चाहता हूं, तो उसने अपने हाथों के इशारे से मुझे एक केबिन की ओर दिखाया और मैं उधर चल पड़ा। अंदर जाकर देखने पर एक नौजवान दिखा जिसने अपना परिचय बतौर हेडमास्टर के रूप में दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे इस स्कूल में काम करने वाली सेविका सृष्टि दीदी से मिलना है, क्योंकि मैं उनके गांव का हूं और रिश्ते में भाई लगता हूं। मेरे बोलने के बाद उन्होंने गार्ड को आवाज लगाई और स्कूल के काम करने वाले कर्मचारियों के जानकारियां रखने वाली रजिस्टर मंगवाई, ताकि वो तसल्ली कर ले कि मैं सृष्टि दीदी को सच में जानता हूं या नहीं, कहीं मैं कोई फर्जी तो नहीं। पर आश्चर्य यह हुआ
कि उस पूरे रजिस्टर में सृष्टि नाम की कोई लड़की का नाम नहीं था। उन्होंने एक दो और फिर पूरे 3 बार रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए बार बार यही कहा, हमारे यहाँ कोई सृष्टि नाम की लड़की काम नहीं करती। गार्ड भी उसके यहाँ मिलाता रहा। मैं निराश होकर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि एक बात दिमाग को कौंध गई। मैंने जब कल सपने में खुद को इस स्कूल के विद्यार्थी के रूप में देखा था, उस वक्त मैं 15 साल का था। अब मैं 25 साल का हूं। इसका मतलब जिस दिल दहलाने वाली घटना को मैंने सपने में देखा था वो आज से 10 साल पहले ही बीत चुकी थी। इसका मतलब 10 साल पहले के रजिस्टर में सृष्टि दीदी का नाम हो सकता है। मैं वापस मुड़ा और बेहद धीरज के साथ हेडमास्टर महोदय से कहा, महोदय जी, मैं जब 13 साल का था तब मेरी बड़ी बहन गांव को छोड़ इस स्कूल में काम करने आई थी। इससे पहले उनकी मां भी यही काम करती थी, पर उनकी मृत्यु करंट लगने से हो गई। आप मुझे 10 साल पहले का रजिस्टर दिखा सकते हैं क्या? मैं जानता था सृष्टि नाम की जो भी कोई थी, मैं खुद को उनसे झूठे रिश्ते में जोड़ रहा हूं। 13 साल पहले वो गांव से यहाँ पे काम करने आई थी और मैं रिश्ते में उनका भाई लगता हूं। ये वाली बात भी मैंने झूठ ही कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई भी स्कूल अपने किसी भी कर्मचारी की जानकारी ऐसे ही किसी अनजान को नहीं दे सकता। पर मैं बाध्य हूं, मुझे पगली के अतीत का पता लगाना ही होगा। सपने में ये सब देखना संयोग मात्र नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं सृष्टि दीदी पगली के साथ जुड़ी हुई है। फिर सृष्टि दीदी के साथ भी तो कितना बड़ा अन्याय हुआ। उनके साथ न्याय हुआ या नहीं, ये भी तो मैं जानना चाहता हूं। एक अजीब सा जुड़ाव महसूस कर रहा था मैं सृष्टि दीदी के साथ। मैं उनको नहीं जानता, पर फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में मेरी ही सृष्टि दीदी है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने सपने में खुद को इस स्कूल के विद्यार्थी के रूप में देखा। खैर, कुछ बातें बड़ी पेचीदा होती हैं, उनको समझने की कोशिश करने में वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जो काम महत्वपूर्ण है उस पर ही गौर करनी चाहिए। 10 साल पहले वाली रजिस्टर दिखाने की बात से ही स्कूल के नौजवान हेडमास्टर जी भड़क चुके थे। फिर भी अपने गुस्से और खींच को 80% दबाते हुए बड़ी शालीनता से उन्होंने कहा, देखिए नीरज जी, हो सकता है 10 सालों पहले आपकी बड़ी बहन इस स्कूल में कार्यरत थी। उस वक्त मेरे पिता इस स्कूल के प्रधानाचार्य थे और मैं इस शहर में क्या, इस देश में भी नहीं था। अमेरिका के कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, पर गुजरे 2 सालों से मैं यहाँ हूँ और अपने पिता के स्कूल को आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे पिता के साथ कई तरह की अजीब सी घटनाएं हुई और इस बीच मेरे स्कूल के पुराने पादरी की भी मृत्यु इसी स्कूल के 4 दीवारी के अंदर रहस्यमय तरीके से हो गई। तब से मेरे पिता मानसिक रूप से बीमार हैं। स्कूल के हर स्टाफ को देखकर वो डरने लगते थे। इसलिए यहाँ आने के बाद जब मैंने उनकी ऐसी हालत देखी तो स्कूल के सारे पुराने कर्मचारियों को काम से निकाल दिया और नए स्टाफ रखे। पर मुझे अच्छे से याद है 2 साल पहले भी इस स्कूल में कोई सृष्टि नाम की सेविका नहीं थी। आप इस विषय में मेरे पिता से बात कर सकते हैं, क्योंकि वही एकमात्र इंसान है जो 10 साल पहले काम करने वाली किसी सेविका को जानते होंगे। बाकी पूरे स्कूल में एक भी पुराना ना ही स्टाफ है ना शिक्षक। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, मेरे पिता एक मानसिक रोगी है। किसी भी वक्त वो आप पर हमला तक कर सकते हैं, इसलिए आपको उनसे एक दूरी बनाकर ही बात करनी होगी। मैं गार्ड को कह देता हूं, वो आपको मेरे घर लेकर जाएंगे। मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती थी। मैं गार्ड के पीछे बाइक पर बैठकर चला गया। कुछ देर बाद ही गार्ड ने 1-2 मंजिला इमारत के पास पहुंचकर बाइक पार्क की। फिर हम दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगे। इस बीच मैंने गौर किया वो गार्ड बार बार मुझे कुछ बताने के लिए मुंह खोलता, पर फिर किसी अनजान डर से भयभीत होकर चुप हो जाता। आखिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने आखिरी माले पे पहुंचते ही उससे पूछ बैठा, तुम जानते हो ना सृष्टि दीदी को? तुम जानते हो कि उनके साथ कितना बुरा हुआ? तुम मुझे बता सकते हो? मैं वादा करता हूं तुम्हारी नौकरी को कोई खतरा नहीं होगा। मेरे इतना कहने के बाद अब वो काफी सामान्य लग रहा था। उसने मुझे वापस सीढ़ियां उतरने को कहा और मुझे बाइक में बैठाकर पास ही में एक पार्क में ले गया। हम एक बेंच में बैठे और फिर बताने लगा, नीरज जी, मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर मैं सृष्टि दीदी को जानता हूँ। स्कूल के पीछे जो बस्ती है ना, वही घर था उनका। मैं भी उसी बस्ती में रहता था। उनके घर के पास ही मेरा घर था। उनकी माँ की मृत्यु सच में स्कूल में करंट लगने से हो गया था। उनके पिता तो बहुत पहले ही मर चुके थे। माँ के मरने के बाद स्कूल वालों ने सृष्टि दीदी को स्कूल की साफ सफाई का काम दे दिया और वो हमारे साथ पढ़ने वाले सरकारी स्कूल को छोड़ इस स्कूल में काम करने लगी। कभी कभी वो स्कूल से घर वापस ही नहीं आती थी। धीरे धीरे बस्ती वालों में ये बातें फैलने लगी कि सृष्टि का चक्कर स्कूल के गार्ड से चल रहा है और वो रात में स्कूल में बने उसी गार्ड रूम में
गार्ड के साथ रात बिताती हैं। मैं उस वक्त 8वीं में था, सब कुछ समझता था। मैंने गौर किया सृष्टि दीदी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब पहले से काफी बदल चुकी थी। रात में जब भी मेरी नींद टूटी मैंने उन्हें उनके घर के अंदर जागते ही देखा। वो सोती नहीं थी। अपने घर के आगे खेल रहे बच्चों को वो पत्थर से मारती। अब वो स्कूल भी नहीं जाती थी, पर वो गार्ड उनसे मिलने आता था घर पर। और जिस दिन भी गार्ड उनसे मिलने आता, उस रात वो अपने दरवाजे के पास बैठकर घंटों सिसकती रहती। सृष्टि दीदी को बस्ती वालों ने अब नया नाम दे दिया था, पगली। किस तरह एक लड़की जो स्कूल जाती थी, पढ़ती थी, अपने माँ के साथ जिंदगी बिता रही थी और माँ के मरने के बाद भी खुद अपने जीवन को बचाए रखने के लिए काम कर रही थी, उस साधारण सी लड़की को पगली बना दिया गया। पहले 4 लोगों ने मिलकर उसकी इज्जत को तार तार किया, बेरहमी से उसके जिस्म को कुचला। फिर वो गार्ड उसे डरा धमकाकर रात भर अपने कमरे में रख न जाने कितने बार उसके जिस्म से खेलता रहा। और फिर बस्ती वालों ने बगैर उसे जाने, बगैर उसके दर्द का कारण जाने उसे बदनाम कर दिया। और फिर भी मन नहीं माना तो उसका नाम पगली रख दिया। वही पगली जिसकी सिसकियां मुझे मेरे बालकनी के बाहर हर रात सुनाई पड़ती हैं। और तो और मरने के बाद भी उसको चैन नहीं मिला। आज भी कोई बुरी आत्मा उसे बार बार उसके गुजरे दिन याद दिलाती है। वो तड़पती है, रोती है, अपनी मुक्ति के लिए भीख मांगती है, पर उसे मिलती है हर रात एक सजा, रूह तक कांप जाए ऐसी सजा। अब मैं सब कुछ समझ रहा था। मैंने इस नए गार्ड से पूछा, तुम बता सकते हो वो पुराना गार्ड कहां मिलेगा? तो उसने कहा, 2 साल पहले वो सृष्टि दीदी को यह कहकर अपने साथ ले गया कि वो उससे शादी करना चाहता है और अपने घर ले जाना चाहता था। बिना माँ बाप की लड़की थी, कोई क्या कहता। वैसे भी बस्ती वाले उसे छुटकारा ही तो चाहते थे। भेज दिया उसे उस गार्ड के साथ। पर कुछ दिनों बाद ही ये खबर आई कि सृष्टि दीदी किसी चौराहे पे भीख मांगती है और वो गार्ड उससे पैसे लेकर दारू पीता है। आगे उसने बताया, इसके बाद जब भी उस ओर जाता तो अक्सर सृष्टि दीदी मुझे दिख जाती और वो मुझे पहचान भी लेती। मैं कुछ पैसे उनको देकर आगे निकल जाता। फिर मैंने देखा सृष्टि दीदी गर्भवती हुई। वो बढ़े हुए पेट को लेकर ही भीख मांगती रहती। इस बीच जब मैं अंतिम बार उनसे मिला तो मुझे देखकर उन्होंने अपने गर्भ में हाथ फेरकर मुझे मामा कह संबोधित किया। मतलब वो अपने बच्चे को बताना चाहती थी कि ये तुम्हारा मामा है। कभी कभी लगता जैसे सृष्टि दीदी बिल्कुल ठीक है, नहीं तो कोई पागल कैसे अपने अजन्मे बच्चे से इस कदर जुड़ सकती है? कैसे लोगों को पहचान सकती है कोई पगली? पर उस दिन के बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, ना ही बस्ती में किसी ने देखा। सबने अनुमान लगा लिया कि पगली शायद मर चुकी है। कुछ दिनों बाद ही 2 साल पहले जब बाल भारतीय स्कूल में पादरी जी की मौत हुई, तब उनके अंतिम बोल थे, पगली लौट आई, उसकी आत्मा ने मुझे मार डाला। उनकी इस बात ने खासकर बाल भारतीय स्कूल के गणित के शिक्षक और पुराने प्रधानाध्यापक जी पर बुरा असर किया। गणित के शिक्षक तो उसी दिन से लापता हो गए और प्रधानाध्यापक जी पे डर इस कदर हावी हुआ कि उन्होंने स्वयं ही खुद को पागल बना दिया। कई बार उन्होंने अपने पागलपन में यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने पगली को बर्बाद कर दिया। इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसके बाद उनके बेटे ने उनकी कुर्सी संभाली और नए स्टाफ की मांग की, तो मैं गार्ड के रूप में यहां नियुक्त हुआ। और रही बात उस पुराने गार्ड की, तो तंत्र मंत्र में काफी विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। कई बार उसे नंगा होकर पूजा करते हुए देखा गया था स्कूल के पीछे। उसके कमरे की सफाई के दौरान भी यहां कई तरह की पोटली मिली, जिसमें कुछ धागे बंधे हुए भी थे। लोग कहते हैं वो शैतान बनना चाहता था, पर पगली के साथ साथ शायद उसकी भी कहानी खत्म हो चुकी थी। उसके बाद वो भी कभी किसी को नहीं दिखा। आगे मैं नहीं जानता क्या हुआ। मेरी आंखें आज भीग चुकी थीं। किसी औरत के जीवन के इतनी भयंकर सच्चाई को जान मैं काफी दुखी था। वहां से मैं कहीं और नहीं जा सका। चुपचाप वहां से वापस बस पकड़कर अपने घर की ओर बढ़ा। आज दूसरा दिन था। मैं हनुमान मंदिर से टीका लगाते हुए सीधा अपने कमरे में पहुंचा। घर आते आते दोपहर हो चुकी थी। करने को कोई काम नहीं था तो मैं सो गया और सपनों में चला गया। पर अभी मेरे सपनों में पगली नहीं बल्कि शैतान आने वाला था। मैं महसूस कर पा रहा था कि मेरे सामने एक दुबला पतला जिस्म लिए कोई बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और उसके दांत बिल्कुल काले और घिनौने। वो बिल्कुल मेरे आंखों में देख रहा था और मैं भी। धीरे धीरे उसकी आंखें अंदर की ओर धंसने लगी और बदलते बदलते उसका चेहरा पूरे कंकाल में बदल गया। मैं अब भी निडर होकर उसकी ओर देख रहा था और वो हर संभव कोशिश कर रहा था मुझे डराने की। मैं देख रहा था वो कंकाल अब फिर से मानव शरीर में परिवर्तित हो रहा था। अब वो फिर से एक मानव के रूप में था
और मुझसे कह रहा था कि तुम चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसके बोलने के साथ ही मेरे कमरे में एक अजीब से बदबू फैल गई और उस बदबू में मेरा दम घुटने लगा और मुझे इस तरह तड़पता देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। वही कुटिल हंसी जिसकी आवाज मेरे कानों में गर्म शीशा बनकर गिरती है। थोड़ी देर बाद भी जब मुझ पर उसके विकराल रूप का भी कोई असर नहीं हुआ तो वो घुर्राने लगा और इशारे से मुझे अपने साथ बुलाया। मैं उसके पीछे गया तो वो मुझे अपने ही घर के पीछे बालकनी के पास ले गया और उसने दिखाई एक खाली कब्र और कहा, ये तुम्हारे लिए एक शानदार कब्र बनवाया है मैंने, बोलो पसंद है? और तभी एक जोरदार आवाज। नींद खुली तो दिखा सामने रखा पानी का ग्लास फर्श पर गिरकर टूट चुका था। मैं दौड़कर बालकनी के नीचे गया तो वहां कुछ नहीं था, कोई कब्र नहीं। पर जब गौर से देखने की कोशिश की तो वाकई एक कब्र तो थी वहां, पर किसी को दफनाने के लिए नहीं, बल्कि उस कब्र में पहले से कोई दफन था। कब्र पर पड़ी वक्त की धूल कहती है कि ये एक पुरानी कब्र है जिसके अंदर छुपा है ढेर सारा रहस्य। पर किसकी लाश होगी उसके अंदर? दोस्तों, कहानी के ज्यादा बड़ा होने की वजह से हम इसे अलग नलग भागों में अपलोड करेंगे। तो आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। धन्यवाद।